हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर, और ये अक्टूबर महीने का आखिरी करंट अफेयर है। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। नई दिल्ली में आयोजित 15वें ITU कैलिडोस्कोप अकादमिक सम्मेलन का विषय क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। नई दिल्ली में आयोजित 15वें ITU कैलिडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अकादमिक सम्मेलन का थीम क्या है, विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में, भारत में। ठीक इसके पैरेलल में ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ। कौन सा? ITU कैलिडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, जो कि कौन सा था? 15वां था। और इसका थीम क्या था? इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधीनगर। और अगर स्टेट पूछ ले तो आंसर क्या होगा? गुजरात। अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर, गुजरात में। और एक कौन से नंबर का था? तो 14वां था आपका ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख किस राज्य में खोजे गए? तो तमिलनाडु में। कौन से जिले में? तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजयनगर किंगडम से इस कॉपर प्लेट का संबंध है। हाल ही में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख किस राज्य में खोजे गए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने PM यशस्वी योजना लागू की है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस मंत्रालय ने PM यशस्वी योजना लागू की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट देखेंगे। PM यशस्वी, तो यशस्वी का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? PM स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, और यशस्वी का मतलब क्या हुआ? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। यशस्वी स्टैंड्स फॉर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। सबसे पहले आपको याद रखना है। अच्छा, इस स्कीम का एम क्या है? दिस कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम इज एम्ड एट uplifting students from other backward classes OBC, economically backward classes EBC and denotified tribes by providing them with access to quality education during their formative years। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले PM यशस्वी, तो यशस्वी का मतलब क्या हुआ? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसका एम क्या है? uplifting students from other backward classes OBC, EBC and denotified tribes। कैसे? by providing them with access to quality education during their formative year। इस योजना के तहत छात्र कक्षा 9 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट माध्यमिक स्तर पर अपने उच्च अध्ययन के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। जो छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट होते हैं उन्हें टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन योजना के तहत टॉप क्लास स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा OBC लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण योजना के तहत OBC छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो ये सारे PM यशस्वी योजना स्कीम में है, तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय में किसकी एक नई प्रजाति की पहचान की गई है?
वैज्ञानिकों ने इसका नाम एंगुइकुलस डिकैप्रियो रखा है। तो जो आपका ये प्रजाति है जिसका नाम है एंगुइकुलस डिकैप्रियो, ये क्या है? बेसिकली आपका सांप है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सांप की प्रजाति है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? तो हॉलीवुड एक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे, ये भी याद रखना है। पश्चिमी हिमालय में किसकी एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? वैज्ञानिकों ने इसका नाम एंगुइकुलस डिकैप्रियो रखा है। तो किसकी प्रजाति है? सांप की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वियतनाम के। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वियतनाम के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2024 में किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो कौन जारी करता है? IMF। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस रिपोर्ट में क्या है? तो WEO जो रिपोर्ट आया हुआ है किसने रिलीज किया है? IMF ने अक्टूबर 2024 में। इसमें जो ग्लोबल ग्रोथ है, वैश्विक विकास है, कितना फोरकास्ट किया गया है? तो 2024 में और 2025 में दोनों में कितना रहेगा? रिमेन स्टडी 3.2%। 2024 में भी 3.2% और 2025 में भी 3.2%। और IMF ने प्रोजेक्ट किया है भारत का GDP ग्रोथ 2024 में 7% और 2025 में 6.5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चाणक्य रक्षा संवाद किसके द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। चाणक्य रक्षा संवाद किसके द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। और इस बार जो आपका हुआ है, आपका कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन था। कहाँ पे हुआ? मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चाणक्य रक्षा संवाद, चाणक्य डिफेंस डायलॉग कहाँ पे हुआ? सेकंड एडिशन। तो आंसर क्या होगा? दिल्ली में। कहाँ पे? मानेकशॉ सेंटर। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है, जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 हुआ, इसकी थीम क्या थी? ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने आधिकारिक तौर पर ग्लासगो को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में पुष्टि की है। ग्लासगो 2026 में 4 स्थानों पर केंद्रित कितने खेल कार्यक्रम होंगे? देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जो 2026 का आपका कॉमनवेल्थ गेम होगा, ये कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा। और इसमें कितने खेल होंगे? तो काफ़ी सारे खेल को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो टोटल आपका 10 खेल कार्यक्रम होंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होगा, कौन सा एडिशन होगा? 23वां एडिशन होगा। कौन से देश में होगा? स्कॉटलैंड में होगा। ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में है। तो कौन से देश में होगा? स्कॉटलैंड में होगा। इसमें 10 स्पोर्ट्स प्रोग्राम होंगे, 10 स्पोर्ट प्रोग्राम होंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है 10 जो गेम है कौन कौन से हैं? तो आपका एथलेटिक्स एंड पारा एथलेटिक्स 1 हो गया, स्विमिंग एंड पारा स्विमिंग 2 हो गया, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स 3 हो गया, ट्रैक साइकिलिंग एंड पारा ट्रैक साइकिलिंग 4 हो गया, नेटबॉल 5 हो गया, वेट लिफ्टिंग एंड पारा वेट लिफ्टिंग ये आपका 6 हो गया, बॉक्सिंग आपका 7 हो गया, जूडो आपका 8 हो गया, बॉल्स आपका 9 हो गया। नहीं, ये एक ही में है, ठीक है। बॉल्स एंड पारा बॉल्स आपका ये 9 हो गया। और 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल 10 हो गया। तो 10 गेम होंगे। और कौन सा गेम निकाला गया है 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में? तो आपका रेसलिंग निकाल दिया गया है, बैडमिंटन हट गया है, हॉकी हट गया है, क्रिकेट हट गया है, शूटिंग हट गया है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम से। इसके अलावा टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन एंड स्क्वैश ये भी आपका ड्रॉप कर दिया गया है
2026 के कॉमनवेल्थ गेम में। अच्छा, इसे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा। भारत ने जो पिछला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो 12 गेम में इन्होंने जीता था मेडल, जिसमें से 6 गेम को निकाल दिया गया है। जैसे आपका रेसलिंग हुआ, बैडमिंटन हुआ, हॉकी हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन सा गेम एक्सक्लूड कर दिया गया है 2026 कॉमनवेल्थ गेम से। तो रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, शूटिंग, इसके अलावा टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन और स्क्वैश भी ड्रॉप कर दिया गया है। 2022 में कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में। तो उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल, ये याद रखना है। और जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में, उसमें भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज। और भारत कौन से स्थान पे रहा था उसमें? 2022 वाले में चौथे स्थान पे रहा था। और भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे रेसलिंग में, क्योंकि रेसलिंग निकाल दिया गया है, वेट लिफ्टिंग में, एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में और टेबल टेनिस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीतने वाली उर्मिला चौधरी किस देश से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेपाल। हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीतने वाली उर्मिला चौधरी किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी बंदरगाह को भारत के किस प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है? तो यह भारत का 13वां मेजर पोर्ट बना है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बढ़ावा कौन सा था? कामराजार पोर्ट था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी बंदरगाह को भारत के किस प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया? तो आपका 13वां मेजर पोर्ट बना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। भारत में नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 31 अक्टूबर को। और इस साल 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? सरदार पटेल जी की। और अगले 2 साल तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब 2026 तक। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, लीसा शॉर्ट में बोलते हैं, लीसा मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो ऑप्शन गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे लीड कौन कर रहा है इस मिशन को? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है LISA, लीजा स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। लीजा मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है लीजा स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। और लीजा क्या है? इज ए स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीड कौन कर रहा है? ESA। और जो लीसा मिशन है ये आपका कोलैबोरेशन है ESA, नासा और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट के बीच। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे हुआ? तो बेसिकली ये आपका 2 फेज में हुआ था। एक आपका था हार्बर फेज और दूसरा आपका था सी फेज। तो हार्बर फेज हुआ विशाखापत्तनम, सी फेज आपका बे ऑफ बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया? तो ICCR ने कहाँ पे किया है? कोलंबो में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसमें बुद्धिस्ट स्कॉलर और मोनास्टिक कम्युनिटी से लोग आए थे। कौन से देश से? श्रीलंका से, नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अथवा कर्मयोगी सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19 से 27 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक
या अथवा कर्मयोगी सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 19 से 27 अक्टूबर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहले आपका होने वाला था 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक, फिर इसे एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, इसे एक्सटेंड किया गया कब तक? 27 अक्टूबर 2024 तक। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो नेशनल लर्निंग वीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आपसे बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल लर्निंग वीक का, वो क्या है? अलाइन सिविल सर्वेंट्स विथ नेशनल गोल एंड सर्विस मिशन, इनकरेज कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, build a cohesive learning ecosystem with active participation and reflection। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल लर्निंग वीक का। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी आपका कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? टू डेवलप एंड मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू गाइड सिविल सर्विस ऑफिशियल, ये याद रखना है, to guide civil service official in their competency based capacity building journey by enabling online face to face and blended learning, facilitating discussion through topical forum, managing career paths and enabling reliable assessment that credibly signal competencies of officials। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसमें 4 संकल्प है। तो कर्मयोगी का 4 संकल्प कौन सा है? विकास, गर्व, कर्तव्य और एकता, ये याद रखना है। 4 संकल्प भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये कौन कौन सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब। और ये आपका दूसरा एडिशन है, 2024 का जो एडिशन है आपका दूसरा एडिशन है। इसके अलावा आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब। और इसको इनोग्रेट किसने किया था, उद्घाटन किसने किया? तो जो भारत के राजदूत है सऊदी अरब में, जिनका नाम है सुहेल अजाज खां, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ये याद रखना है। और इसमें 13 टैलेंटेड भारतीय महिला आर्टिस्ट भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जो आपका कार्यक्रम हुआ था, तो 13 टैलेंटेड भारतीय महिला आर्टिस्ट ने भाग लिया इसमें। इसके अलावा दिल्ली टीम ने इसमें परफॉर्म किया स्किट ऑन द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, उत्तर प्रदेश ने परफॉर्म किया कव्वाली। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। जम्मू कश्मीर ने परफॉर्म किया रॉ फोल्क डांस। इसके अलावा हरियाणा की टीम ने परफॉर्म किया फोक डांस फ्रॉम देयर स्टेट्स। बाकी और स्टेट ने भी किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश ने क्या परफॉर्म किया? कव्वाली। राजस्थान ने भी परफॉर्म किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस पहल हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम में लॉन्च की गई? तो कोलंबिया काली में आपका अभी क्या हुआ है? 2024 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस पहल हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम में लॉन्च की गई? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, जो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के सूदासारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ? तो आपका जो सूदासारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र है, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये पहली बार इंडिया में हुआ है। किस राज्य के सूदासारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ? तो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे है प्रजनन केंद्र? जैसलमेर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है?
तो ये आपका 8 जिलों को जोड़ेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार से 8 जिले को जोड़ेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2 रेलवे प्रोजेक्ट विथ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,798 करोड़, 6,798 करोड़ का 2 प्रोजेक्ट रेलवे ने अप्रूव किया है। इसमें क्या क्या है? द टू अप्रूव्ड प्रोजेक्ट इंटेल द डबलिंग ऑफ नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा एंड सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सेक्शन covering 256 किलोमीटर in Bihar and construction of new line between Irupalem and Nambur via Amravati covering 57 किलोमीटर in आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इस 2 प्रोजेक्ट में क्या है? डबलिंग ऑफ नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा एंड सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सेक्शन कवरिंग 256 किलोमीटर, ही बिहार में आपका होगा। और दूसरा जो आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन बिटवीन इरुपालेम एंड नंबूरू वाया अमरावती, और ये आपका कवर करेगा 57 किलोमीटर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये प्रोजेक्ट आपका कितने साल में कंप्लीट होगा? 5 साल में, ये भी याद रखना है। और ये 8 जिले को कवर करेगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में। एंड इट विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे बाई अबाउट 313 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोहराई पेंटिंग। अच्छा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो कजान में हुआ है, रसिया में, ये भी याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? तो सोहराई पेंटिंग। और ये आपका कहाँ का है? तो झारखंड का ये आर्ट है, कला है। और झारखंड जो सोहराई पेंटिंग है, झारखंड के किस जिले से इसका संबंध है? तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने ईरान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को महाराष्ट्र के उत्कृष्ट कार्यों का उपहार दिया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सेल्फ फूलदान उपहार में दिया, जो तटीय शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की एक वर्ली पेंटिंग भी उपहार में दी। यह एक आदिवासी कला है जो मुख्य रूप से राज्य के दहानू, तलसारी और पालघर क्षेत्रों में स्थित वर्ली जनजाति से उत्पन्न हुई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 2025 में पहले अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश 2025 में पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनवीडिया के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एनवीडिया के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किन देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया, जापान और यूएसए। हाल ही में किन देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, शॉर्ट में इसे बोलते हैं डीजी फ्रेमवर्क, पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और यूएसए। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपका डीजी फ्रेमवर्क है, क्रिएट ए स्ट्रीमलाइन प्रोसेस वेयर डीएफसी, जेबीआईसी एंड कोरिया एक्जिम बैंक इन पार्टनरशिप विथ इंडियन प्राइवेट सेक्टर। और ये क्या प्रोवाइड करेगा? कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू मीट द नीड्स ऑफ ए स्ट्रेटेजिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डील इन इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 79। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 79। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024
किसने जारी किया? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया गया है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा। भारत की रैंक कितनी है? 79 है। और अगर साउथ एशिया में बात करें तो भारत की रैंक है तीसरी। साउथ एशिया में भारत की रैंक है तीसरी। टॉपिक कौन है साउथ एशिया रीजन में? तो नेपाल है। और नेपाल की रैंक कितनी है ग्लोबल लेवल पे? तो 69, ये भी याद रखना है। फॉलोड बाय श्रीलंका और इंडिया। तो अगर बात करें हम लोग साउथ एशिया की तो टॉप पे है नेपाल पहले स्थान पे, दूसरे पे है श्रीलंका, तीसरे पे है इंडिया। द 3 कंट्री विथ द लोवेस्ट स्कोर इन द रीजन, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो टॉप पे कौन है? डेनमार्क, इसके बाद है नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर स्वीडन और फिर जर्मनी। द कंट्री विथ द लोवेस्ट स्कोर इज वेनेजुएला, फॉलोड बाई कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैती, म्यांमार। तो सबसे लोएस्ट पे आपका है वेनेजुएला। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा और वहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज भी लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।